Hello students, welcome in your own class SSDN or social science class. In the previous video we had discussed about the earlier topic, that is Indian Independence Act, or about the constitution and the economic growth. Today we'll discuss about the Indian democracy. The path that independent India had to follow was planned during the freedom struggle itself. It aimed at vesting the sovereign power in the hands of the people. पिछले चैप्टर में हमने लास्ट में पढ़ा था, जब इंग्लैंड के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई थी, क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने हमें पहले भी एक मिशन भेजा इंडिया के अंदर, जिन्होंने कहा कि आप अपनी एक इंटर्मिंग गवर्नमेंट बनाएं और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएं, जिसके अंदर हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस या आफ्टर फ्रीडम हमने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे रखना है। तो सबसे पहले जो उनके माइंड में बात थी वो क्या थी, दैट इंडिया विल एम्ड एट वेस्टिंग द सॉवरेन पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। कि अब जो गवर्नमेंट की जो बागडोर होगी वो किसके पास होगी, जनता के पास। Our country became sovereign. Sovereign means it will be free from the external control. So India opted for a democracy. It was necessary to have a system where every section of society would be representative, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जहाँ पर हमारी सोसाइटी का कोई भी सेक्शन, कोई भी कम्युनिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, सभी की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी थी। सो एवरी कम्युनिटी, रिलीजन एंड लैंग्वेज वुड इंजॉय इक्वल स्टेटस। ये सारी चीज़ें कहाँ पॉसिबल है? ओनली इन डेमोक्रेसी। So equality means equality of status and opportunity without any discrimination. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सभी इक्वल हों without any discrimination on the basis of color, caste, religion and जेंडर बेस पे, क्योंकि हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम की प्रैक्टिस बहुत थी, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी था हाई कास्ट का लो कास्ट के साथ। तो वो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था और इक्वलिटी कंट्री के अंदर लेकर आनी थी। सो आवर गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जिन्हें बैकवर्ड कहकर या दलित कहकर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनको भी प्रोटेक्ट किया गया, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई। The Congress under Jawaharlal Nehru controlled the reins of the government after independence till 1964. आज़ादी के बाद 1964 तक हमारी जो कंट्री की गवर्नमेंट थी वो कौन सी मेन पार्टी के अंडर रूल चल रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट द ईयर ऑफ 1967 proved to be a turning point when some states party or we can say regional party came into prominence. इससे पहले क्या था कि हमारी कंट्री में मेनली एक ही पार्टी उस टाइम फेमस थी और पॉपुलर थी, जो बढ़िया काम कर रही थी और उन्हीं की गवर्नमेंट बन रही थी। लेकिन 1967 के अंदर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक चेंज आया, कुछ नई पार्टीज भी बनी जिन्हें स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कहते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स की पार्टी होती है, नेशनल एंड रीजनल। रीजनल जो किसी पर्टिकुलर स्टेट की या एरिया को बिलोंग करते हैं। देखो, अब ये सही टाइम था एक्चुअल में डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस का, उसकी सक्सेस का, क्योंकि पहले तो एक ही पार्टी थी, लोगों ने उन्हीं पार्टी के लीडर्स को चुना और सरकार बनाई। अब जब अदर पार्टीज भी सामने आएंगे तब पता चलेगा, लोग भी उसको चुनेंगे जो बेस्ट काम करेगा। सो दिस वाज अ पीरियड ऑफ एक्चुअल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आफ्टर दैट गांधी फैमिली डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन till 1977. In spite of all the changes and challenges, Indian democracy has not faltered from his onward march. चाहे डिफरेंट पार्टीज आगे, फिर भी इंडिया के जो डेमोक्रेसी है वो आज वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और सबसे सक्सेस डेमोक्रेसी है। So, Indian democracy has been functioning successfully except for the 2 years when a state of emergency was imposed in 1975 by Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister.
हमारी कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 के अंदर। उसके बाद आफ्टर 1977 सम पॉलिटिकल पार्टीज सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग द पावर फॉर शॉर्ट स्पेल्स, but they couldn't sustain their government. In the recent time, we have witnessed coalition government and politics of fronts और अलायंस, क्योंकि जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ कंट्री के अंदर आ जाती हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें मेजॉरिटी चाहिए। और जब बहुत सारी पार्टीज़ होंगी तो कहीं ना कहीं वोट्स डिवाइड हो जाती है और गवर्नमेंट बनाने के लिए या तो पार्टीज़ को कॉलिशन करना पड़ता है या उन्हें अलायंस या ग्रुप बनाना पड़ता है। तो ये दो तरह से होते हैं ग्रुपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल समटाइम पार्टीज दे बिकम अलायंस और फ्रंट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, कि इलेक्शन से पहले कुछ पार्टी आपस में हाथ मिला लेती हैं और ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या सपोर्ट करने का वादा करते हैं कि हम मिलकर जो है गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे। या कुछ एक तरीका और होता है कि जब पार्टीज़ इलेक्शन के बाद जब एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है, उन्हें क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, वो दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर फिर गवर्नमेंट बनाते हैं उनके सपोर्ट से, उसे कहते हैं कॉलिशन। तो फ्रंट और अलायंस दैट बिकम बिफोर द इलेक्शन एंड कॉलिशन आफ्टर द इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। द सपोर्टिंग पार्टी आइदर ज्वाइन द गवर्नमेंट और सपोर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड, या तो उनके साथ गवर्नमेंट में मिलकर वो उन्हें सपोर्ट करते हैं या वो बाहर है कि उन्हें सपोर्ट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द अलायंस और द फ्रेंड्स, कि उन किस बेसिस पे उनका वो अलायंस बना है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें सपोर्ट करते हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस the multi-party system of India has become the axis of democracy that provides a hope to produce a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectation। अब इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो कि इतनी बड़ी है साइज़ के अंदर, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें फिज़िकली, जियोग्राफिकली, कल्चरली और लैंग्वेज बेस पर भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एरिया में रहने वाले हैं। तो इतनी बड़ी कंट्री के लिए, इतनी विशाल कंट्री के लिए कोई एक सिस्टम पार्टी का होना ये पॉसिबल नहीं है उसके एडमिनिस्ट्रेशन चलाने को और गवर्नमेंट चलाने में। तो इंडिया ने कौन सा पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया? मल्टी पार्टी सिस्टम। स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री पार्टी सिस्टम। वन इज़ द सिंगल पार्टी और वन पार्टी सिस्टम, जहाँ पर क्या होता है कि कंट्री के अंदर हमेशा गवर्नमेंट एक ही पार्टी बनाती है। आइदर किसी और पार्टी को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलता या उन्हें चांस नहीं दिया जाता, और अगर कोई और पार्टी इलेक्शन लड़ती भी है तो उस पार्टी को कभी जीतने नहीं दिया जाता। वो पार्टी जो रूल कर रही है वही कॉन्टिन्यूशन में आगे जीतती जा रही है, वो अदर पार्टीज़ को आगे आने ही नहीं देते। मींस कि वहाँ लोगों को राइट ही नहीं दिया जाता, वो बैड ट्रिक्स यूज़ करके हमेशा इलेक्शन जीतते हैं और वही हमेशा गवर्नमेंट बनाते हैं। उस सिस्टम को कहते हैं वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल इन चाइना के अंदर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट बनती है, अदर पार्टीज़ को राइट ही नहीं है वहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो क्या हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं, क्योंकि कहने को इलेक्शंस हो रहे हैं बट लोगों को वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपनी चॉइस के कैंडिडेट को चुन सकें। सेकंड होता है टू पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम, जहाँ पर गवर्नमेंट टू पार्टीज़ के बीच में जो है पावर जो ट्रांसफ़र होती रहती है। पहले एक पार्टी की सरकार चल रही थी, नेक्स्ट टाइम दूसरी पार्टी की, तो दो ही पार्टी का रूल चलता रहता है, उसे कहते हैं बाई पार्टी सिस्टम। थर्ड होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करती हैं और गवर्नमेंट भी बनाती हैं। और अगर एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही, उसे मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वहाँ पर टू और थ्री पार्टीज ज्वाइन होकर कॉलिशन गवर्नमेंट बनाती है। और ये इंडिया के लिए बेस्ट है बिकॉज इंडिया के अंदर लार्ज पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है इन कल्चर एंड लैंग्वेज एंड रीजन, सो it become the real axis of democracy
दैट प्रोवाइड्स अ होप टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट, जो सभी को चांस दे रही है कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो इग्नोर नहीं होगी। हर एक कम्युनिटी अपने बात रख सकती है, अपनी पार्टीज बना सकते हैं, और डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? बिकॉज इट इज़ अकाउंटेबल टू द सिटीज़न। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट है, जब वो जो भी डिसीज़न लेंगे या जो भी एक्शन करेंगे, उन डिसीज़न के लिए वो लोगों को आंसरेबल होंगे, उन्हें जवाब देना होगा, एंड दे आर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। और वो लोगों की नीड्स के ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे खास बात यही है दैट इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पीपल, देन पीपल कैन रिजेक्ट देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो लोग अपनी गलती सुधार सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें वोट ना देकर। तो अगर गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार में बने रहना है, पावर में रहना है, तो उन्हें लोगों के विशेष को ध्यान में रखना होगा, उनको रिस्पॉन्ड करना होगा। So, like the other federal system of the world, India too has two kinds of political parties. अभी मैंने आपको बताया पार्टी सिस्टम होते हैं तीन तरह के, वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर हम बात करें टाइप्स की, जहाँ पर पावर्स की बात है, तो टाइप्स, पार्टी की टाइप्स होती हैं टू टाइप्स, नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं? दैट रिप्रेजेंट द होल नेशन, जो पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। कंट्री के अंदर इलेक्शन किसी भी लेवल के हों, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के, एमसी या ग्राम पंचायत के, चाहे वो स्टेट लेवल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हों, या वो लोकसभा के इलेक्शंस हों, तो नेशनल पार्टी का जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, वो हमेशा सेम रहता है। उनकी आइडियोलॉजी भी सेम रहती है, हर प्रोसीजर सेम चलता है। और जो रीजनल पार्टी होती है, दैट बिलोंग टू पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर स्टेट, जो उसी स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की पार्टी होती है, और उनका सिंबल्स भी वहाँ पर उसी जगह पर यूज़ किया जाता है, अदर स्टेट में वो सिंबल यूज़ नहीं होता। क्लियर? और जो स्टेट पार्टी है, उनकी आइडियोलॉजी भी जो उस स्टेट से या उस एरिया से रिलेटेड होती है, उसकी डेवलपमेंट के लिए होती है। और जो नेशनल पार्टी है, उनकी आइडियोलॉजी या उनकी जो प्लानिंग या पॉलिसीज़ होती है, दैट बिलोंग टू द होल नेशन। Clear? Here are some example of national parties like Indian National Congress, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडिया में एट प्रेजेंट 7 और 8 नेशनल पार्टीज़ हैं, और रीजनल पार्टी तो बहुत हैं। टोटल 750 के करीब इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और इन सभी पार्टीज़ को, चाहे वो नेशनल लेवल हैं, चाहे स्टेट लेवल की है, they all are recognized by the Election Commission of India, and they have to fulfill the criteria that is laid down by the Election Commission. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो रीजनल चाहे वो नेशनल, उन्हें एक क्राइटेरिया को फॉलो करके रिकॉग्नाइज किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल या रीजनल बनती है? सबसे पहले रीजनल पार्टी के लिए क्या क्राइटेरिया है? अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इन इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी, जब विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, उन्हें टोटल वोट्स के कम से कम 6% वोट उन्हें सिक्योर करना ज़रूरी है। आइदर कि उन्हें जो उस स्टेट असेंबली के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतना ज़रूरी है, तभी वो पार्टी रीजनल या स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होती है। और नेशनल पार्टी के लिए सेम, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो टोटल वोट्स का 6% वोट उन्हें अपने खाते में लाना होगा, या कम से कम 4 स्टेट्स के जो एमपी उनकी पार्टी के चुने जाएंगे, तब उस पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो पॉलिटिकल पार्टी एट द नेशनल एज वेल एज रीजनल लेवल्स आर द एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर
लोगों की सरकार बनती है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन नॉमिनेट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज। और इंडिया के अंदर पूरी इलेक्शन जो प्रोसीजर है उसे कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन, जिसके पास बहुत पावर है। फर्स्टली द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट आफ्टर द अपॉइंटमेंट दैट कमीशन इज इंडिपेंडेंट फॉर इट्स एक्शन। तब वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सारे डिसीजन लेते हैं और लॉस बनाते हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सक्सेस है कि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं विच आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन that is also independent and has autonomous power. So free and fair elections are conducted by election commission with the help of EVM, yani electronic voting machine. As a country of 1.3 billion people, more than 800 million of whom are eligible to vote, India takes great pride in being the world's largest democracy. क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस। क्योंकि 200 साल आज़ादी लेने में हमें जो लगे हैं, अब हमारे लीडर ने हर एक बात के ऊपर बहुत विचार किया। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में अबाउट 3 इयर्स लगे, जहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर पॉइंट के ऊपर बारीकी से डिस्कशन किया कि आने वाले टाइम में हमने क्या क्या डिसीज़न और कैसे कैसे लेना है डिसीज़न, हमारे अदर कंट्री के साथ रिलेशंस कैसे होंगे, ताकि फ्यूचर में फिर कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, इंडिया पे ऐसी मुसीबत ना आए। तो इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री रिफ्लेक्ट इट्स रोल एंड इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड अफेयर्स। यहाँ पर हम कहेंगे व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स a policy that reflect its role and involvement in the world affair, कि हमारी कंट्री अदर कंट्री के साथ कैसे अपने रिलेशंस रखेंगे, किन बातों को वो ध्यान में रखेंगे, किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, वो सभी उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट किन्हें कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। He was the chief architect of our foreign policy. And what are the basic features of foreign policy? Yes, these are the features of Indian foreign policy: belief in United Nations and non-aligned movement, promotion of world peace, anti-racialism, Panchsheel, regional cooperation, friendly relations, friendly correlations with neighbors, non-alignment, and anti-colonialism and anti-imperialism. जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, इसे बनाया गया, तो कुछ बेसिक फीचर्स को ध्यान में रखा गया। दैट इंडिया ऑलवेज बिलीव इन पीस। इंडिया हमेशा ही विश्व शांति बनाए रखने में विश्वास रखता है और हमेशा ही इसकी सपोर्ट करता रहा है और आगे भी करेगा। तो इस फीचर को हमारे फॉरेन पॉलिसी में ऐड किया कि कभी भी वर्ल्ड के अंदर उस पीस बनाए रखने के लिए अगर इंडिया की कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया हमेशा उसके लिए आगे रहेगा। बिलीफ इन यूनाइटेड नेशंस, इसका मतलब यूएनओ, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया इसका मेंबर उसी साल बन गया था जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 के अंदर। और इंडिया ने यूएनओ के हर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया और उनके अकॉर्डिंगली चलने का प्रॉमिस भी किया कि इंडिया हमेशा नॉन अलाइनमेंट मोमेंट मीन्स after the Second World War, the whole world was divided into two major groups. On the one side was the American powers and on the other side there was USSR.
and both were the powerful countries. And India got independence in 1947, and it was a recently initially, and India is not able to compete with any such of the big power, क्योंकि हमें अभी अभी आज़ादी मिली थी और उस टाइम इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं थी या इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी एक कंट्री का साथ देकर दूसरे के साथ दुश्मनी मोल ले सके। तो इंडिया ने हमेशा क्या रहने का डिसीज़न लिया, न्यूट्रल रहने का। वो किसी एक को सपोर्ट नहीं उनको करेगा बल्कि न्यूट्रल रहेगा, जिसे कहते हैं नॉन अलाइंड, गुट निरपेक्ष की पॉलिसी जो हमने अडॉप्ट की थी। क्योंकि अगर यूएसए का साथ देते सिर्फ यूएसए का, तो यूएसएसआर हमारा एनिमी बनता, और अगर हम यूएसएसआर का सपोर्ट करते तो यूएसए हमारा एनिमी बन जाता। तो जो हमें आज़ादी मिली थी रिसेंटली, अगर इंडिया उनमें से किसी को भी सपोर्ट करता तो हमारे लिए मुश्किल होनी थी। तो इंडिया ने हमेशा ही जो है एक न्यूट्रल रास्ता अडॉप्ट किया, दैट वाज नॉन अलाइनमेंट, कि वो किसी एक के साथ गुटबंदी नहीं करेंगे बल्कि न्यूट्रल रहकर चलेंगे। एंटी रेशलिज्म, एंटी रेशलिज्म मीन्स कि कहीं पर भी अगर रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इंडिया ऑलवेज उसको अपोज करेगा। क्लियर? रीजनल कॉपरेशन, इंडिया always adopted a policy of regional cooperation. It will give support and cooperation to the नियर countries. जो नेबरिंग कंट्री के साथ हमेशा हम फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे और उन्हें रीजनल कॉपरेट भी करेंगे। सो लास्ट वन इज पंचशील. व्हाट इज पंचशील? It was an agreement based on 5 principles that include in the foreign policy, and it includes 5 principles. Which 5 principles? Mutual respect for each other territorial integrity and sovereignty, mutual non-aggression, mutual non-interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefits, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये जो पंचशील था, ये एग्रीमेंट एक्चुअल में हमारा चाइना के साथ था कि अब इन दोनों कंट्री के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, एक समझौता हुआ कि जिसके अंदर वो 5 बातों को शामिल किया गया। 5 प्रिंसिपल, पंचशील। पंच मीन्स 5, तो 5 प्रिंसिपल के बेसिस पर इसे पंचशील कहा जाता है, जिसमें ये बात थी कि दोनों ही कंट्री एक दूसरे के जो बाउंड्री है या टेरिटरी इंटीग्रिटी उसको बना के रखेंगे, सॉवरेनिटी मेंटेन करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, नॉन एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे और एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। बेनिफिट्स अगर दोनों कंट्री का एक दूसरे से होता है तो एक दूसरे को वो सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। Next topic is Indian society. India had to face many challenges during the post-independence nation-building period because of diverse religious, social and economic conditions that were influenced by caste, classes, communities and gender discrimination. जब हमें आज़ादी मिली, आपको पता है कि हमारे कंट्री की डिवीज़न भी हुई। इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस टाइम हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। दंगा फसाद भी हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन हुई, रिलीजन बेस पर भी इतने जो हिंदू मुस्लिम में झगड़े हुए, कास्ट भी इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम भी बहुत पॉपुलर था, उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत था। तो हमारी कंट्री के आगे बहुत सारी, जो हम कहें कि सक्सेस के आगे बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स थी, और उसके अलावा पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, ये उससे भी बड़ी दो जो चैलेंजेस थी हमें फेस करनी पड़ी। ऑल दीज हर्डल्स वर अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री के जो प्रोग्रेस के रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावट थे कि एक तरफ कास्ट सिस्टम चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, रिलीजियस रेबल्स हो रहे हैं, और पॉवर्टी भी बहुत हाई लेवल पर थी, और इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो भी इलिटरेट थी। तो इन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत से स्टेप उठाए हमारे गवर्नमेंट ने भी, जिसमें कई जगह पर न्यू लॉ पास किए गए लेजिस्लेशंस के द्वारा, और
कुछ ऐसे किए गए जो बैकवर्ड सेक्शंस थे उन्हें प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर बैकवर्ड सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन की गई ताकि उन्हें भी बाकियों के बराबर लाया जाए और इक्वलिटी प्रोवाइड की जाए। सो मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अचीव सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया through legislation like provision for reservation in the legislature, government jobs, and educational institutions for scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes. So next is challenges to Indian democracy. Indian democracy has achieved multi-factor socio-economic progress, but at the time of independence, India faced Herculean tasks. आज हम चाहे कहें कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन आज़ादी के टाइम, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव टू फेस मैनी challenges and problems. Extreme poverty, million of refugees, empty coffer created a delicate situation for the newly formed independent country. अभी अभी हम ये कहें कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, तो हमारी कंट्री की सिचुएशन भी ऐसी थी। हमारी इकोनॉमी डाउन थी, हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम अभी वीक था, अभी हमें स्ट्रांग बनना था। हर एक फील्ड के अंदर हमारे जो थी वहाँ पर कमी आ चुकी थी, ड्रॉबैक्स थे, वहाँ पर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड हो चुके थे, सोशली भी हम थे, रिलीजियस तौर पर भी अभी हम पीछे चल रहे थे। सो इंडियन स्टेट वॉज शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू मेडिसिन, फ्रॉम इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्किल्ड मैन पावर एंड फ्रॉम हाउसिंग टू एजुकेशन फैसिलिटी। हमें हर एक चीज़ नए सिरे से लेकर आनी थी कंट्री को डेवलप करने के लिए। कास्ट सिस्टम, सोशल लेवल्स वर हैम्परिंग इन द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। कास्ट सिस्टम भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो उन चीज़ों, क्योंकि देखो गांधी जी भी हमेशा यही कहते थे कि जब तक कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, तब तक हम रियल सेंस में हैं आज़ाद नहीं कहलाएंगे। ब्रिटिशर से तो हमें आज़ादी मिल जाएगी और मिली भी, लेकिन अगर हमारे माइंड्स के, हमारे विचारों के अंदर अभी भी वही पुरानापन रहा, हमें नई सोच नहीं लेकर आए, तब हमें आज़ाद होने में और भी बहुत सारे साल लग जाएंगे। सो अ मैसिव नेशनल वाइड प्रोग्राम वॉज लॉन्च. India has made remarkable progress in each and every field, may it be industry, economy, transport, communication, science, or any other sphere. India's focus is on creating a unified एंड डेवलप नेशंस। तो हमारी गवर्नमेंट की और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की हर एफर्ट्स रही है, जब भी उन्हें लगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट भी की गई ताकि कंट्री के हम हर फील्ड के अंदर डेवलपमेंट कर सकें, और की भी। We have solved many issues, but poverty, illiteracy, and poor health continue as the biggest threat to the peace and progress of the country. हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस भी कर लिए, उनको ओवरकम भी कर लिया, बट कुछ अभी भी हैं जिनके ऊपर हमें और भी काम करना है, और उन्हें जो कंट्री से हम उन्हें रिड्यूस करना है या रिमूव करना है। आवर कंट्री हैज़ अंडरगॉन मैनी major political, cultural, and economic changes since independence, but there are many avenues that still need improvement. बहुत सारी डेवलपमेंट ये आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि हमने की भी है। इंडिया, अगर हम 1947 की बात करें और आज की करें, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, बट स्टिल वी हैव टू अचीव मोर एंड मोर, ताकि हम भी डेवलप कंट्री बन सकें, अदर डेवलप कंट्री के साथ compete कर सकें, उनके बराबर खड़े हो सकें। इसके लिए हमें और प्रोग्रेस की ज़रूरत है, और इसी प्रोग्रेस की तरफ हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए एक सपना देखा, एक बुक पे लिखी जिसे इंडिया विज़न 2020 कहा जाता है। व्हाट इज़ इंडिया विज़न 2020? क्या था ये विज़न, किसने देखा और क्या देखा? Every country needs a vision which will stir the imagination and motivation all segments of society to greater efforts.
ये विज़न देखा था डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, और उन्होंने क्या कहा? द डे इज़ नॉट फॉर व्हेन एनलाइटेड एंड इग्निट माइंड्स विल ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन। उनका मानना था कि वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया के लोग भी एनलाइटेड हो जाएंगे और यहाँ हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर प्रोग्रेस होगी। इट इज़ द ड्रीम of all Indian that India should emerge as a vibrant and dynamic country and make great progress in all fields। और इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा शामिल है? बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड at all levels from basic literacy to high-tech science and technology, raising of agriculture productivity and industrial quality, spurring growth of IT and biotechnology, improving health and nutrition, tackling issues related to population growth, energy and water conservation, peace and security are required। सो ये सभी बातें डॉक्टर कलाम ने अपने विज़न में, अपने बुक में लिखा, जहाँ पर एजुकेशन से लेकर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी के अंदर, हर फील्ड के अंदर हमने प्रोग्रेस करनी है। इसीलिए उन्होंने इसे कहा विज़न 2020 कि आने वाले ईयर के अंदर हम हर फील्ड के अंदर प्रोग्रेस करेंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर इंडिया मार्चेस अहेड। It is the last chapter of history. Okay, student. Bye.